गढ़मंडला। मराठा आधिपत्य में गढ़मंडला। भाग चौथा। अध्याय 2। मराठा सामंत के रूप में गढ़ामंडला। शिवराज शाह। महाराज शाह की मृत्यु के बाद उसके पौत्र शिवराज शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसका औपचारिक राज्याभिषेक 1 वर्ष बाद वैशाख शुक्ल 5 सन 1800 12 मई 1743 को हुआ। शिवराज के समय की कुछ पृष्ठ घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उसने अपने पिता के साथ विश्वासघात करने वाले बिलहरी के संभाजी मंगूराव की हत्या की और विश्वासघात का बदला लिया। उसके समय ही बरेला, जबलपुर के ठाकुरों को पेंदवार तालुका में से 4 ग्राम दिए गए। खोलवा के जमींदार श्यामधन के पुत्र अनूप सिंह के अधिकारों को शिवराज शाह ने मान्यता दी। अनूप सिंह के प्रदेश में 132 गांव थे जो खेलवा से खेरागढ़ और लाखना परगनों में थे। मराठों से संबंध। पेशवा के गढ़ा आक्रमण के कारण और बंगाल में रघुजी से संघर्ष करने के कारण रघुजी संतप्त था, किंतु पेशवा के प्रचंड सत्ता वह जानता था। उसने पेशवा के करतूतों की छत्रपति साहू की ओर शिकायत की। तब छत्रपति ने रघुजी का पेशवा से समझौता करा दिया। इस समझौते के अनुसार गढ़ामंडला के चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार रघुजी को मिला और पेशवा को बाकी संपूर्ण मुगल राजस्व मिला, किंतु व्यवहार में मंडला राज्य का विभाजन होकर गढ़ा राज्य में के नर्मदा का उत्तर भाग पेशवाओं को तथा दक्षिण भाग रघुजी को मिला। यह विभाजन भी मात्र कागज पर ही रहा, कारण शिवराज शाह ने पेशवा को कोई कर नहीं दिया। 3 साल तक गढ़ामंडला से कोई कर न मिलने के कारण आवजी कौड़े ने पुनः 1749 में गढ़ामंडला पर आक्रमण किया। आवजी कौड़े देवरी आया तब दुर्गान सिंह का पुत्र अजीत सिंह मंवर ने बैठकर देवरी के किसानों से धन ऐंठ रहा था। आवजी कौड़े ने मंवर की गढ़ी जीतकर उसे जमींदोस्त कर आगे बढ़कर गढ़ा राज्य में नर्मदा नदी के किनारे मुकाम किया और राजा को पत्र लिखा। शिवराज सिंह ने अपनी ओर से पंच भेजे। 2 पूर्व कामविसदारों से रसद ली, किंतु वह वसूल न हो पाई। अतः चर्चा हो रही थी। तब शिवराज का निधन हो गया। तब पंच वापस मंडला चले गए। शिवराज शाह के दुर्बल स्थिति का रघुजी ने भी लाभ उठाया और उसने गढ़ामंडला राज्य के लांझी के 6 महल लाफागढ़, बाकागढ़, सौदागढ़, सतागढ़, करवागढ़, दियागढ़ और झंझरगढ़ अधिकृत किए। शिवराज सिंह रघुजी का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था, अतः वह चुप रहा। शिवराज शाह मात्र 7 वर्ष राज्य करके परलोक सिधार गया। उसकी आयु 32 वर्ष की बताई जाती है। उसकी पत्नी रानी बिलास कुंवरी के अनुमानतः 30 वर्ष की थी। उसकी एक रखेल से दुर्जन शाह नामक पुत्र था और मथुरा नामक राजपूत ढाई से मोहन सिंह नामक पुत्र था। कोई वैध उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तराधिकारी में ही उलझन हुई। शिवराज शाह के समय राज्य ज्योतिषी दुद्दा राय थे, जो खड़गेश्वर ज्योतिष के पौत्र थे। दुद्दा राय को अश्विनवदी 4 संवत 1799 अक्टूबर 1742 की एक सनद द्वारा कुछ भूमि दान दी गई थी। इस सनद में लोकशाह नामक एक अधिकारी का उल्लेख है। लोकशाह दुर्जन शाह के समय दीवान था, अतः शिवराज के समय भी दीवान रहा होगा। शिवराज शाह साहित्यानुरागी था। इसके प्रमाण स्वरूप उसके समय रचित सुदामा चरित्र एक महत्वपूर्ण कृति उपलब्ध है। यह श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ की रचना 1798 में वीर वाजपेयी नामक कवि ने की थी। ये वीर वाजपेयी कृष्णाकार के पुत्र थे, जो कोई अधिकारी थे। कथा संयोजन, काव्य, सौष्ठव, भाषा प्रवाह और छंद योजना को देखने से पता चलता है कि वीर कवि की कृति सुदामा चरित्र
एक महत्वपूर्ण रचना है और हिंदी की सुदामा चरित्र परंपरा में एक उल्लेखनीय योगदान है। शिवराज शाह ने 1743 में मंडला के किले में श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। दुर्जन शाह 1749। शिवराज शाह का कोई वेद संतान न होने के कारण उसकी मृत्यु के उपरांत बड़ी खिंचातान हुई। शिवराज शाह की पत्नी विलास कुंवरी दुर्जन शाह के पक्ष में थी। राजा के प्रमुख उत्तराधिकारी जैसे दीवान लोकशाह, बरगाह लक्ष्मण पासवान और नंदलाल बाजपेयी ने भी रानी के पक्ष में लिया। अंत में रानी और उसके सहयोगियों के प्रयास से दुर्जन शाह को गद्दी सौंपी गई। सिंहासन रोहण के समय वह किशोरावस्था में था। दुर्जन शाह के राज्यारोहण के समय मराठा सरदार आवजी कवड़े सीमा पार उपस्थित था और शिवराज से उसकी चर्चा चालू हुई थी। शिवराज की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह चर्चा अधूरी रही। शिवराज के मृत्यु के कारण दुर्ग सिंह के बंधु भारत शाह ने विद्रोह कर दिया। वह गोरझावर में रहता था। उसने देवरी प्रांत में विद्रोह कर गांवों को लूट कर आग लगा दी। मराठों ने गोरझावर को मोर्चा लगाया। 15 दिन की घेराबंदी के बाद मराठों की विजय हुई। आवजी ने गढ़ी जीतकर वहां अपनी चौकी स्थापन की। रैयत के कोल पत्र देकर गढ़ा प्रांत में रीवा के किनारे मुकाम किया। आवजी कवड़े ने दुर्जन शाह को पत्र भेजकर बकाया कर देने का आग्रह किया। दुर्जन शाह की ओर से पंच आए किंतु बकाया का समझौता नहीं हो सका। 3 साल का बकाया मिल नहीं सका। इस समय वर्षाकाल आने के कारण मराठों ने गढ़ा में ही छावनी कर ली। शिवराज शाह का भाई निजाम शाह दुर्जन शाह का राज्य सहन नहीं कर पाया। निजाम शाह स्वयं शासक होना चाहता था क्योंकि उसके मत से दुर्जन शाह और मोहन सिंह दोनों ही सिंहासन के अधिकारी नहीं थे। अपने रास्ते से कांटा दूर करने की निजाम शाह ने योजना बनाई और शीघ्र ही मोहन सिंह को मरवा दिया, किंतु इससे उसकी राजलिप्तता तृप्त नहीं हुई। दुर्जन शाह के मार्ग से हटाने हेतु उसने दीवान लोक शाह के पुत्र गुमान और खुमान को अपनी ओर मिलाया और दुर्जन शाह की हत्या की योजना बनाई। लक्ष्मण पासवान दुर्जन शाह के पक्ष में ही था। पाठक तथा स्लीमन ने दुर्जन शाह की हत्या का विस्तृत विवरण किया है। इस विवरण में रानी विलास कुंवरी का नाम डाला गया और उसे अधिकार लिप्सा का दोष दिया गया। राजनीति में अधिकार लिप्सा दोष नहीं है। विलास कुंवरी को अधिकार लिप्सा थी, यह मान लेने पर भी अल्पवयीन दुर्जन शाह के राज्यकाल में ही यह अधिकार लिप्सा संतुष्ट होने की अधिक संभावना थी। वयस्क निजाम शाह उसे कोई अधिकार देने से रहा। वास्तव में मध्ययुगीन इतिहासकारों की महिलाओं के अधिकार लिप्सा का कोई दोष देने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। निजाम शाह सत्तारूढ़ होने पर उसने विद्रोह नहीं किया, इतना ही उसका दोष दिखाई देता है। विलास कुंवरी का आरोप घटाकर स्लीमन का विवरण निम्नानुसार है। रानी विलास कुंवरी ने दुर्जन शाह को निरीक्षण दौरे पर जाने को प्रेरित किया तथा उसके साथ सेना भी दी गई। दुर्जन शाह सेना के साथ शहर के बाहर निकलने पर निजाम शाह ने उसे रुष्ट होने का बहाना किया। वास्तव में वो रुष्ट था भी। विलास कुंवरी ने दुर्जन शाह के पास समाचार भेजकर आग्रह किया कि वह तुरंत आकर रुष्ट चाचा को मनाए। छल की आशंका किए बिना किशोर राजा दुर्जन शाह की सेना छोड़कर अपने एक अनुचर लक्ष्मण पासवान के साथ अपने चाचा निजाम शाह के आवास पर आया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया और निजाम शाह के सहयोगी लोक शाह और उसके 2 पुत्र गुमान और खुमान ने दुर्जन शाह की हत्या कर डाली। दुर्जन शाह को बचाने के प्रयास में लक्ष्मण पासवान घायल हो गया। दुर्जन शाह की हत्या सन 1749 में जुलाई अगस्त श्रावण मास में हुई। वह कुछ माह ही राज्य कर पाया। गणेश
नृप वर्णन के कवि रूपनाथ मैथिल ने अपनी पर्याप्त बदनामी की है, किंतु एक अल्पवयी किशोर अपने पालकों के होते हुए किस प्रकार अत्याचार और क्रूरता कर सकता है, यह समझ में नहीं आया। इतना भोला भाला दिखाई देता है कि किस रुष्ट निजाम शाह के निवास में वह मात्र एक अंगरक्षक लेकर गया। वास्तव में दुर्जन शाह ने मराठों को कर देने से इनकार किया, अतः मराठों के आश्रित मैथिल रूपनाथ ने उसे बदनाम किया होगा। निजाम शाह 1749 से 1776 ईस्वी। दुर्जन शाह की हत्या कर निजाम शाह ने गद्दी प्राप्त की। दुर्जन शाह की हत्या कर शिवराज शाह के अनुज निजाम शाह ने गद्दी प्राप्त की और उसका राज्याभिषेक भाद्रपद शुक्ल 3 बुधवार संवत 1806 13 सितंबर 1749 ईस्वी में हुआ और उस समय उसकी आयु 27 वर्ष की थी। निजाम शाह ने शिवराज शाह के समय राजकार्य में भाग लिया था और उसे दुर्जन शाह की अपेक्षा शासन का अच्छा अनुभव था, किंतु सिंहासनारूढ़ होते ही उसे मराठा आक्रमण की समस्या सुलझानी पड़ी। इससे राज्य पर विपरीत प्रभाव हुआ। शिवराज शाह के समय ही मराठा सरदार आवजी कवड़े से वार्ता चल रही थी। यह वार्ता दुर्जन शाह के समय में भी अनिर्णित रही। सत्तारूढ़ होते ही निजाम शाह को इस समस्या को सुलझाना पड़ा। गढ़ामंडला का कामविजदार गोविंद बल्लार बुंदेला तथा शिवराज शाह ने अपने पंच गोविंद पंत के पास भेजे और चर्चा की। उसने साफ कह दिया कि राज्य के पास धन का सर्वथा अभाव है तथा मराठों के फतेहपुर बारे व मंडला प्रांत पनागर तथा गरारू मराठों को सौंप दिया। उसकी सनद पत्र लाने निजाम शाह के पंच तथा गोविंद पंत के लिखित मंडला गए। उधर आवजी कवड़े अस्वस्थ हो गया और भाद्र शुक्ल 11 सोमवार को मर गया। निजाम शाह का 2 दिन बाद राज्याभिषेक था। वह मराठा आक्रमण से भयमुक्त होकर सत्तारूढ़ हो सका, किंतु उसके भय का अंत नहीं था। आवजी कवड़े के आक्रमण का वृत्त रघुजी को मिलते ही उसने पेशवा की ओर इस आक्रमण की शिकायत की। तब पेशवा ने आवजी कवड़े का पुत्र महित राव के नाम तादिल पत्र भेजकर नर्मदा के दक्षिण में उपद्रव न करने की आज्ञा दी और उसी दिन गढ़ामंडला के नर्मदा के दक्षिण में स्थित देशमुख, देशपांडे और रघुजी भोसले का अमल मानने की अनुज्ञा दी। इसका मुख्य कारण यह था कि छत्रपति शाहू के मृत्यु के पूर्व स्वयं के हाथों से लिखकर गढ़ामंडला रघुजी को सौंपा था और उसके मृत्यु के बाद पेशवा से हुए करार में पेशवा ने रघुजी का नर्मदा के दक्षिण में स्थित गढ़मंडला के प्रदेश पर रघुजी का अधिकार मान्य किया था। तब निजाम शाह ने आवजी कवड़े के दबाव के कारण फतेहपुर बारे, मेंडली प्रांत, पनागर तथा गरारू गोविंदपंत बुंदेले को सौंपा। रघुजी ने भी दक्षिण से आक्रमण कर खैरागढ़ और पढ़रिया अधिकृत किया। रघुजी ने इस प्रकार गढ़ामंडला में न केवल हस्तक्षेप किया अपितु गढ़ामंडला में उपद्रव कराने को दूसरों को उकसाया। दुर्गा सिंह का पुत्र अजीत सिंह तथा उसका भाई भारत सिंह आवजी कवड़े के समय कर वसूली कर रहे थे तथा मराठों से लड़ रहे थे। अजीत सिंह ने गढ़ामंडला के राजाओं की कृपा से पर्याप्त उन्नति कर ली थी। उसने रघुजी की सहायता से गढ़ामंडला का सिंहासन पाने का प्रयास किया और मंडला के दूसरी ओर नर्मदा तट पर स्थित महाराजपुर को मिलाकर राज्य के एक भाग पर अधिकार करना चाहा। निजाम शाह ने उसे अपने मंत्री विश्राम शाह की सहायता से पकड़कर मंगाया और दीवार से टकराकर उसे मरवा दिया। नागपुर राज्य के दक्षिण सीमा पर निजाम सलाबल जंग और फ्रेंच सरदार बुस्सीन से मराठों का संघर्ष में व्यस्त होने के कारण रघुजी गढ़ामंडला में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सका।
14 फरवरी 1755 को रघुजी की मृत्यु हो गई और उसका ज्येष्ठ पुत्र जानोजी सेना साहब सूबा हुआ। उसे गढ़ामंडला काबिज करने के लिए खंडनी वसूल करने के लिए सेना भेजने का उपक्रम किया, किंतु यह रकम देना निजाम शाह को भारी पड़ रहा था। अतः उसने पेशवा की ओर शिकायत करने बृजपति वाजपेयी को भेजने का विचार किया। बृजपति वाजपेयी को पेशवा भोसले अभिसंगी का ज्ञान होने के कारण उसने पेशवे की ओर जाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने भंवरगढ़ परगना के बदवासर गांव, जो बृजपति की जागीर थी, जब्त कर रघुवंश वाजपेयी को दे दिया और उसे पेशवा की ओर भेजा। उस समय पेशवा निजाम अली से लड़ाई में तथा उसके सरदार अब्दाली का आक्रमण और दिल्ली के राजनीतिक समस्या में व्यस्त थे। अतः रघुवंश वाजपेयी की प्रार्थना को अनसुना किया गया। रघुवंश वाजपेयी की विफलता देख निजाम शाह ने 17 जनवरी 1749 को पेशवों को स्वयं प्रार्थना पत्र भेजा और कहा, स्वयं ने विषवृक्ष भी लगाना होगा तो उसे कादा नहीं जाता, सो वह राज्य को अपने यश की बेली है। उसने दूसरों का उपद्रव नहीं होना चाहिए। किंतु पेशवा की व्यस्तता इतनी गंभीर थी कि वह इस छोटे से राज्य की ओर ध्यान न दे सका। पानीपत के युद्धोपरांत नियुक्त पेशवा माधवराव पर प्रारंभिक काल में उसके चाचा रघुनाथ राव का प्रभाव था। उससे भेंट करने हेतु रघुवंश वाजपेयी ने सागर के कामविजदार गोविंद से मिलकर उसे रुपये 50,000 दिए और बाकी रकम के एवज में देवरी, गोर झामर, पनागढ़ किला सौंपना कबूल किया। इस समझौते के अनुसार देवरी का किला मल्हारी पंडित को सौंपा गया और बालाजी गोविंद के ब्राह्मण दूत को संभवतः विसाजी गोविंद चांदुरकर रकम दी गई। किंतु रघुनाथ राव ने भी गढ़ामंडला के राजा की प्रार्थना पर गौर नहीं किया। शायद रघुनाथ राव को अपने गृह युद्ध में नागपुर के भोसलों के मदद की उपेक्षा थी। अतः जानोजी का उपद्रव जारी रहा। तब निजाम शाह ने रघुवंश वाजपेयी को जानोजी की ओर भेजकर 58,000 वार्षिक खंडनी देना मान्य किया और 5-7 वर्ष तक उसने आश्वासन का पालन किया। इस समय जानोजी गृह युद्ध तथा निजाम अली से हो रहे युद्ध में व्यस्त था। अतः उसने वार्षिक खंडनी पर संतुष्ट रहकर गढ़ामंडला पर आक्रमण करने का विचार स्थगित किया। पेशवा भोसला अभिसंधि के कारण पेशवा गढ़ामंडला को मदद नहीं करेगा, यह ज्ञात होते ही निजाम शाह के व्यवहार में भी बदलाव आया। बंगाल में अंग्रेजी राज्य स्थापना के उपरांत अंग्रेज नागपुर के भोसलों से स्थिर राजनीतिक संबंध चाहते थे। इस कारण बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्वाइल्व ने अपने दूत ज़ैन उल अब्दीन को नागपुर रवाना किया, किंतु मार्ग में निजाम शाह के अधिकारी ने उसे 1 महीना गिरफ्तार रखा। ज़ैन उल अब्दीन ने हरकारे भेजकर जानोजी को इस व्यवहार की शिकायत की। तब जानोजी ने निजाम शाह के राजपूत मुक्त करने की तादील दी। जानोजी का पत्र पढ़कर निजाम शाह ने ज़ैन उल अब्दीन को मुक्त कराया। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि मंडला के अधिकारी मराठों के विरुद्ध होने पर भी मंडला के राजा मराठों का शत्रुत्व व्यवहारिक नहीं मानता था। ज़ैन उल अब्दीन 25 सितंबर 1766 को नागपुर पहुंचा। अंग्रेज मराठा चर्चा विफल रही और जानोजी को विश्वास हो गया कि सैन्य शक्ति के प्रयोग के बिना वह अंग्रेज़ों से बंगाल से चोट वसूल नहीं कर सकेगा। बंगाल का पदच्युत नवाब मीर कासिम जानोजी को बंगाल पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे रहा था। अतः जानोजी ने अपने कनिष्ठ पुत्र मुधोजी को सेना सहित नर्मदा नदी के मार्ग से बंगाल पर आक्रमण करने भेजा। मुधोजी नर्मदा कांठे से पहुँचते ही अंग्रेज़ों ने कृत्रिम नम्रता धारण कर चौथाई की चर्चा प्रारंभ की। इस समय उड़ीसा प्रांत में मराठा विरोधी विद्रोह होने के कारण जानोजी उग्र नीति नहीं अपना सका, किंतु उसकी जानकारी न होने के कारण
निजाम शाह ने मुधोजी को 3.5 लाख रुपए खंडनी देना मान्य किया। जानोजी भोसले तथा माधवराव पेशवा के युद्ध में पेशवाओं ने आमनेर, मंडला दुर्ग विजय का उल्लेख कर डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने स्वयं उसका खंडन किया। प्रत्यक्ष अभिलेख में माधवराव ने मंडला के स्थान पर भंडारा का दुर्ग जीतने का उल्लेख है। इस युद्ध के उपरांत जानोजी माधवराव में शांति करार हो गया। 1772 में जानोजी तथा पेशवा माधवराव दोनों की ही मृत्यु हो गई। माधवराव का अनुज नारायण पेशवा बना। इस समय भी दोनों पेशवाओं का चाचा रघुनाथराव शक्तिशाली व्यक्ति बना रहा। 19 अप्रैल 1773 को स्वयं निजाम शाह और उसके वकील रघुवंश राय वाजपेयी ने पेशवाओं की भेंट की और अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। इस समय पेशवा अपने चाचा से सत्ता संघर्ष में व्यस्त था, अतः निजाम शाह की प्रार्थना पर कोई विचार न हो सका और बाद में मराठों का गृहयुद्ध प्रारंभ होने के कारण विचार होना असंभव हो गया और उसे 1774 में सावजी को 68,250 रुपये पेशकश देनी पड़ी। मराठों के गृहयुद्ध का एक भाग नागपुर का गृहयुद्ध था। इसमें जानोजी के 2 भाई सावजी तथा मुधोजी लड़ रहे थे। जनवरी 1775 में मुधोजी ने अपने सौतेले भाई साबाजी को मारकर सत्ता हस्तगत की। इस सत्ता को पुणे के कारभारी तथा हैदराबाद के निजाम अली की मान्यता प्राप्त होने में 1 वर्ष की अवधि व्यय हो गई। इस समय गढ़ामंडला के राजा निजाम शाह की 1776 में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से राज्य में षड्यंत्र, रक्तपात और पतन का कालखंड प्रारंभ हो गया। आज का भाग अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग विविध विवरण अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। नर्मदे हर।